एडजस्टमेंट देखा था ना लास्ट क्लास में, उसका डी एडजस्टमेंट देखना। नोट करो। भाई डायग्राम बनाने में कितना टाइम लगाओ, कैसे होगा फिर? AB by हाँ AB बाई AB upon UE, AB upon FO। पीछे बनेगी कि आगे बनेगी हमें पता नहीं, कहीं बन जाए उसको डी बना देना, जहां मीट कर जाए वो डी डिस्टेंस पे है, ये पता है। अब ये डी से कम पे है या ज्यादा पे है वो भगवान जाने, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो जहां मीट कर जाए वही डी दिखा देना कहेगा। तो ये जबरदस्ती थोड़ी तुम कर दोगे कि इधर कर रहे हैं इधर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी कहीं पे तुम्हें किसी बुक में यहाँ पे बना रहेगा, किसी पे यहाँ बना रहेगा, किसी में यहाँ बना रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली लेंस के पहले बनता है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी अब नहीं बन रहा है मान लो तो तुम ऐसे थोड़ी ना एक्सटेंड करके ऐसे मैं बेंड कर दूँ, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये टेलीस्कोप का एडजस्टमेंट पे डिपेंड करता है, इधर बन सकता है इधर बन सकता है कहीं बन सकता है। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप जनरली 80 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर होता है, ये 25 है, तो आगे आगे ही बनेगा, इधर नहीं बनेगा, इधर कम बनने का चांस है, इधर ज़्यादा बनने का, क्योंकि जो ये लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और ये जो जो है इमेज बन रहा है 25 पे, जबकि लेंथ होता है ये ज़्यादा, इसके अंदर बनने का चांस है। तो वो चीज़ आपको नहीं देखना है डायग्राम में। तो कई बुक में तुम्हें इधर दिखेगा, कई बुक में इधर दिखेगा, लेकिन सब बुक में क्या दिखेगा? वो ये दिखेगा कि ये जहाँ मीट कर रहा है वहीं है। तो ये तुम्हारा कंसर्न ही नहीं है कहाँ बन रहा है, जहाँ बन रहा है वहीं पे लगा देना, ये डी है। अब ये कहाँ बनेगा दैट डिपेंड्स कि तुम इससे कितना डिस्टेंस पे रख रहे हो। एफ जो ले रहे हो यहाँ ले रहे हो कि यहाँ ले रहे हो ना यहाँ ले रहे हो, जितना फोकस के पास आएगा उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस होता जाएगा। इधर रखोगे थोड़ा कम होगा, तो इसलिए ये तो इस पर डिपेंड करता है। एडजस्टमेंट तुमने कहाँ किया उस हिसाब से इधर भी बन सकता है, इधर भी फोकस हो सकता है, इधर भी। तुम्हें जहाँ डायग्राम अलाउ करना है ना वहाँ पे बना दो और उसको बता दो कि ये डी है, बस काम करो। चलो पहले लिख लो, यहाँ तक लिख लिए कम से कम, तो समझ लेते हैं। देखो भाई स्टार्टिंग से ही लिखते हैं, काम वही करना है फिर से। सिंपल माइक्रोस्कोप वाला आई लेंस काम करता है। आई लेंस क्या काम करता है? सिंपल माइक्रोस्कोप वाला काम करेगा भाई। ये बात अलग है कि माइक्रोस्कोप होता है तो छोटे ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना लेते हैं बड़ा और उसका काम करते हैं। टेलीस्कोप है कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव लेंस है, वहां से आएगा और इमेज कुछ बना लेगा। इस इमेज को फिर मैग्नीफाई करेंगे, तो इस इमेज को बनाया और इसको आप मैग्नीफाई कर रहे हो, डी एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, इनफायर एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। अभी हम लोगों ने इसको डी एडजस्टमेंट किया हुआ है, फोकस के अंदर रखेंगे तो जहां इमेज बन जाए वही डी बना दो, ठीक है। अब चाहिए हमें मैग्नीफिकेशन, क्या चाहिए? तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा करते हैं। tan बीटा का वैल्यू देखो, फाइनल इमेज ये बना है तो ये जो एंगल बनाएगा आई पे वही बीटा है। अल्फा क्या होता है? तो अल्फा होता है, अगर माइक्रोस्कोप होता तो ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे रख के देखते, लेकिन ये तो टेलीस्कोप है तो स्टार वहीं रहेगा, स्टार वहीं रहेगा, इंसान भी वहीं रहेगा जो देख रहा है। तो इसलिए वहां से रहकर जो ये इमेज बना दे, जो हमारा एंगल बना दे, तो वो एंगल वही बनता है जो ये बनता है। याद होगा बताया था पैरेलल इंसिडेंट रे, ये जो पैरेलल इंसिडेंट रे है ये जितना एंगल बनाएगा वही हमारा अल्फा है। यहाँ अल्फा बना लो क्या यहाँ अल्फा बना लो, सब एक ही बात, सारे तो पैरेलल लाइट रे, ये तो है अल्फा, यही है ये अल्फा। ये अल्फा लेने से ए बी अपॉन एफ ओ लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी अपॉन ये आया है यू ई, तो ए बी के टर्म में लिखेंगे तो कैंसिल होना होगा तो हो जाएगा, तो ए बी अपॉन ये है एफ ओ, इसलिए ए बी अपॉन एफ ओ लिखा।
और इस तरह से ए बी कैंसिल हुआ और मिल गया हमें FO अपॉन UV। तो FO तो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या होता है? फोकल लेंथ इसका, फोकल लेंथ इसका, कैपिटल D और लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये स्टैंडर्ड है। सो इन्हीं के टर्म में मैग्निफिकेशन हमें ऑब्टेन करना होता है। कौन कौन स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड पैरामीटर क्या है? दोनों का फोकल लेंथ और लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, दैट इज ऑब्जेक्टिव और आइलेंस के बीच का डिस्टेंस, और क्या है स्टैंडर्ड? D, कैपिटल D 25 सेंटीमीटर। यही है स्टैंडर्ड, इन्हीं के टर्म में चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने FO तो स्टैंडर्ड है, UV स्टैंडर्ड नहीं है। हमें क्या पता कितने पे एडजस्टमेंट किया है? इसका तो 8 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है मान लो, तो ये 6 पे हुआ कि 7 पे हुआ कि 6.4 पे हुआ, हमें नहीं पता। वो तो हमें निकालना पड़ेगा कि D फाइनल इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट कितने पे एडजस्टेड होना चाहिए। D अगर D हमारा -D है, इमेज डिस्टेंस -D है, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो तो निकालने पड़ेंगे। तो वो निकाल के इसमें डालने पड़ेंगे, तब जाके ये मिलेगा। तो उसको निकाला जाए स्टैंडर्ड के टर्म में, तो उसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग रिप्लेसमेंट करने के लिए। लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/V - 1/U = 1/f। अब आई लेंस के लिए अप्लाई करें तो 1/-D, V क्या था? -D, और U क्या था? U क्या था? -UE। तो -UE लिखेंगे इक्वल टू 1/FE, और यहाँ से 1/UE निकाल दिया। 1/UE निकलेगा, वो इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो 1/UE को रिप्लेस किया, इस तरह से हमने 1/UE का वैल्यू रख दिया, और ये आ गया FO/FE और 1 + FE/D। ये आया वैल्यू मैग्निफिकेशन का। लेकिन तुम्हें बताया नहीं ओवरऑल फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, तो वही यहाँ पे लिखा है, बट फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड वन, हेंस विद साइन मैग्निफिकेशन जो होगा वो नेगेटिव FO/FE 1+, क्योंकि सब कुछ यहाँ पॉजिटिव दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव सब पॉजिटिव, तो नेगेटिव लगाएंगे तभी इन्वर्टेड इमेज को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इसलिए नेगेटिव लगाते हैं। लेंथ क्या हो जाएगा? तो FO+UE हो जाएगा। लेंथ क्या होगा? FO और प्लस UE। UE निकाले ही हो, सबको पता है, इस हिसाब से लेंथ बन जाएगा। अब इसमें जो डिमेटेड है इसका इन्वर्टेड फाइनल इमेज वाला, तो उसको फिर से हम लोग वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे? उसको इन्वर्टेड को इरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? जो लास्ट टाइम किया था, टेलीस्कोप में क्या करते हैं? इरेक्टिंग लेंस लगाते हैं। तो यूजिंग इरेक्टिंग लेंस इन बिटवीन द टू लेंस वी कैन रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ इन्वर्टेड फाइनल इमेज एज इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। जो होता है तो उस कंडीशन में माइनस गायब हो जाएगा यहाँ से, और ये मिल जाएगा इसका लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप में, फिर ऐड अप हो जाएगा FO+4 FO+UE, ऐसे हो जाएगा। ये लिखते और मैग्निफिकेशन हमारा न्यू मैग्निफिकेशन ये हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे सारे। लिख लिए मैग्निफिकेशन न्यू लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, ये मिल गया। इसका रिजॉल्विंग पावर तो इन लोगों को देखना है, लेकिन इसके पहले ये तो हो गया रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। क्या हो गया ये? रिफ्रैक्टिंग टाइप में हम लोगों ने देखा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल के लिए कुछ नहीं, खाली बस निगेटिव साइन को मॉडिफाई कर देते हैं और कुछ नहीं है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के बारे में वैसे भी तुम्हारे एनसीईआरटी में सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा हुआ, कुछ नहीं, उसका डिटेल नहीं है। बस इन्वर्टेड इमेज को क्लिक कर दिया, और अगर पेज नंबर 34 हो गया तो अब एक है रिफ्लेक्टिंग टाइप 35 नंबर पेज पे, पेज नंबर 35 पे देखो। ये है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, और इसका डायग्राम, बस यही क्वेश्चन आता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसका डायग्राम, वर्किंग डिटेल और मैग्निफिकेशन ये सब नहीं होता। ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का भी मैग्निफिकेशन होता है FO/FE जैसे होता था, तो वही होता है। डिफरेंस बस ये हो जाता है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मिरर, तो फोकल लेंथ किसका है?
ऑब्जेक्टिव मिरर का, और ये है ऑब्जेक्टिव, ये आई लेंस का। क्या है ये समझा जाए, इसको हम लोग न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटोनियन टेलीस्कोप। और ये है एक स्फेरिकल मिरर, उसको मॉडिफाई करके पैराबोलिक मिरर बनाया। स्पेशल मिरर था, लेकिन हम लोग इसमें स्फेरिकल एब्रेशन को हटाने के लिए पैराबोलिक मिरर ले लेते हैं। तो इसका जो मेन एडवांटेज है वो यही है कि इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एज वेल एज स्फेरिकल एब्रेशन। ये सबसे मेन बेनिफिट है कि इसमें क्लैरिटी इससे मिलता है। स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन दोनों रिमूव्ड है इसमें, जबकि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, इन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है एब्रेशन, उसके लिए तो तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड देखना पड़ेगा। तो 35 नंबर पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन के डायग्राम बनाओगे। प्रिंसिपल एक्सिस एक है मेन, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे मान लो इंसिडेंट कराएं तो फोकस तो एक होता है, वहां होना चाहिए, लेकिन ये है पैराक्सियल रेंज, मतलब क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो मान लो ऐसे ये लेंस है, ये लेंस है सर्कुलर, प्रिंसिपल एक्सिस मिड पॉइंट से पास होता हुआ, तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज में जो है पास में वो सब पैराक्सियल रेंज है, और जो लेंस के मार्जिन पे चलेगा तो सब मार्जिनल रेंज। ठीक है, मतलब ये है, ये अगर लेंस है तो जो इतने दूर में है वो है पैराक्सियल रेंज, और जो इधर आ रहे हैं, इधर इंसिडेंट हो रहे हैं, वो सब मार्जिन पे जा रहे हैं। तो पैराक्सियल रेज जहां पे मीट करता है, पैराक्सियल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो आया वो मीट किया मान लो यहाँ पे, तो जो मार्जिनल रेज है वो पहले मीट करते हैं, इधर मीट करते हैं, जो ये बीच बीच वाले होंगे वो इनके बीच में जाकर के फोकस करेंगे। इस तरह से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से सारे रे आ रहे हैं, तो सिस्टम से तो एक जगह होना चाहिए था फोकस, लेकिन नहीं होता। पैराक्सियल रेज जहाँ हो रहे, मार्जिनल रेज नहीं होते, थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है, इसलिए शार्प इमेज नहीं बनता। जो हम लोग सोचते हैं कि ये वाला हमारा ऐसे और ऐसे आया, ऐसे चला गया अनडेविएटेड, और ये इसका कहीं पे इमेज बनना चाहिए, चाहे इनफाइनाइट में बने चाहे कहीं भी बने, तो इमेज हमारा वो शार्प नहीं बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ से चलने वाला लाइट रे, और यहाँ भी लाइट रे, यहाँ भी लाइट रे, यहाँ भी लाइट रे, हर जगह से रिसीव हो रहा है। हर कोई एक ही पॉइंट में मान लो यहाँ इमेज बनाने हैं, तो सबको तो वही इमेज बनाना चाहिए, सिस्टम तो यही कहता है, हम लोग जो पढ़े हैं अब तक यही है। लेकिन ये एब्रेशन जो है, स्फेरिकल एब्रेशन, वो यहाँ पे फोकस नहीं होने देता सारे रेज को, यहाँ से यहाँ तक में छोटे से डिस्टेंस में फोकस होगा, इसलिए शार्प इमेज, क्लियर इमेज वो नहीं बनता। क्रिस्टल क्लियर जो होता है, जैसे टीवी के
शोरूम में चले जाओ तो देखते हो टीवी में जो लगा रखता है कितना क्लियर दिखता है, लेकिन घर पे वही चीज़ लगाओ तो फिर तो काम नहीं करता, वैसा क्लियरिटी तो नहीं होता। तो वैसे क्लियर इमेज तुम्हें नहीं मिलेगा स्फेरिकल, क्योंकि लेंस यूज होता था, लेंस में स्फेरिकल एबरेशन होता है। स्फेरिकल एबरेशन इज द इनएबिलिटी ऑफ द लेंस और मिरर, मिरर में भी होता है इनएबिलिटी ऑफ लेंस और मिरर टू फोकस ऑल द पैरेलल इंसिडेंट रेज एट अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट पे फोकस करने का इनएबिलिटी है, नहीं कर पाता, तो इसको हम लोग स्फेरिकल एबरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी होता है और मिरर में भी होता है। मिरर में कैसे देखो, मिरर में भी हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंट कराए क्लोज, वो यहाँ पे मान लो फोकस होगा, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आकर के फोकस होता है। और जो मार्जिनल रेज है, मार्जिनल वो यहाँ आ रहे हैं, मार्जिनल यहाँ आ रहे हैं। ये समझना कि इसको क्रॉस करता है, जो पैरेक्सियल जहाँ पे हमारे फोकस होंगे उसको समझे क्रॉस करता हुआ यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं पैरेक्सियल जहाँ जा रहा है उसको क्रॉस करता हुआ, लाइन को क्रॉस करता हुआ यहाँ आएगा, इसमें आगे नहीं बढ़ जाएगा। उस तरह से यहाँ पे भी है। और बाकी जो रेज होंगे जो इन बिटवीन वाले, इन बिटवीन मीन्स यहाँ से यहाँ तक फोकस हो रहे हैं, सिंगल पॉइंट फोकसिंग नहीं हो रहा। थोड़ा बढ़ा के मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कम ही डिस्टेंस में, लेकिन सिंगल पॉइंट फोकस नहीं हो रहा। तो ये भी है, ये मिरर है, इसलिए इसमें भी होता है। ठीक है, मार्जिनल रे और पैरेक्सियल रे। इसको अगर कम करना चाहते हो, ठीक है, लिखना मतलब इसको रिड्यूस करना चाहते हो तो उसका उपाय है। उपाय क्या है भाई, चाहे तो खाली पैरेक्सियल रेज कैप्चर करो या तो खाली मार्जिनल रे कैप्चर करो। मींस जो लेंस है तुम बीच में प्रिंसिपल एक्सिस के पास थोड़ा सा रेडियस का पेंटिंग कर दो, ब्लैक पेंट कर दो, तो सिर्फ वो मार्जिनल रेज को कैप्चर करेगा। तो कम से कम मार्जिनल रेज को कैप्चर करेगा तो इतने ही डिस्टेंस में उसका फोकसिंग होगा। अभी तो इतने में फोकस हो रहा है तो वो कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा शार्पनेस बढ़ जाएगा इमेज का। ठीक है, या तो खाली पैरेक्सियल रे या तो खाली मार्जिनल रे, दोनों लेंगे तो ज्यादा आएगा ये स्फेरिकल एबरेशन। उसी तरह से इसमें भी कर सकते हो, बीच का गायब कर दिया, बीच का लेंस यहाँ से निकाल दिया, बीच का यहाँ से मिरर निकाल दिया, बस खाली मार्जिनल रेज कैप्चर कराएंगे, ऐसा कर सकते हो, पेंट कर दिया। लेकिन देखो इसमें हम लोग कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज्यादा लेंथ तक कैप्चर कर रहे हो, ज्यादा पॉइंट तक में ये फोकस हो रहा है। पैरेक्सियल ओनली लेंगे, मार्जिनल लेंगे, रिड्यूस तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी पूरी तरह से रिमूव नहीं होगा ये डिफेक्ट, यहाँ पर भी नहीं होगा। लेकिन मिरर के केस में, लेंस के केस में पूरी तरह से नहीं रिमूव हो सकता, मिरर के केस में हम लोग ऑलमोस्ट पूरा रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, यूजिंग पैराबोलिक मिरर, यूजिंग पैराबोलिक मिरर। कैसे, देखो भाई ये जो पैरेक्सियल रेज थे मिरर में वो यहाँ पे फोकस हो जाए, ठीक है, ये है मान लो मेन पॉइंट फोकस करने का। तो अगर मार्जिनल रे भी यही फोकस हो जाए तो काम हो जाएगा। तो मार्जिनल रे को यहीं पे फोकस करने के लिए देखो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बना था, तब तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना, तो उस हिसाब से ये यहाँ पे फोकस हुआ। अगर ये नॉर्मल को थोड़ा इधर कर देते तो ये कम एंगल पे इंसिडेंट होता, कम एंगल पे रिफ्लेक्शन होता और ये इस तरह से यहाँ पहुंच जाता। इसका मतलब नॉर्मल तो थोड़ा ऐसे करने पड़ेंगे, तो ये जो कर्व सरफेस है वो थोड़ा ऐसे अगर होता, ऐसे, तो नॉर्मल भी थोड़ा ऐसे हो जाता। तो इसलिए ऐसा कर्वेचर अगर ले लें, ऐसा कर्वेचर ले लें का मतलब है ये स्फेरिकल पूरा कंप्लीट ना लेकर के क्या करें, पैराबोलिक करें, इसी को पैराबोलिक बोलते हैं। पैराबोलिक मिरर ले लें अगर, तो पैराबोलिक मिरर का क्या होगा कि इसका जहाँ फोकसिंग हो रहा है वहीं पे इसका भी फोकस होगा, मार्जिनल रे भी वहीं पे फोकस होंगे। इसलिए जो हेडलाइट्स होते हैं, ठीक है, व्हीकल के हेडलाइट्स या टॉर्च का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो सब पैराबोलिक हम लोग रखते हैं। पूरा स्फेरिकल ना होकर के क्या होता है, पैराबोलिक होता है। उस तरह से क्या होगा कि सारे लाइट रेज एक ही पॉइंट पे फोकस होंगे। पैराबोलिक मिरर में ऐसा काम हो सकता है, यहाँ पे बल्ब अगर ग्लो कर दो तो इस तरह से ये वापस जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पैराबोलिक मिरर यूज करके हम लोग चाहें तो स्फेरिकल एबरेशन को ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन लेंस में ऐसा कोई उपाय नहीं है। तो लेंस में कम कर सकते हैं, वही सिर्फ पैराक्सियल रे या सिर्फ मार्जिनल रे, लेकिन इधर पैराबोलिक मिरर यूज करके हम लोग कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। समझ गए स्फेरिकल एबरेशन क्या था? ये बोला क्या था? अब लिख लो इसको, यहाँ तक तो लिखा ही था, तो दिखा दो।
यहाँ पे लिख देता हूँ इन मिरर we can remove this using parabolic mirror instead of पैराबोलिक मिरर यूज करके दिखा दो। यहाँ पे पैराबोलिक मिरर है तो एक ही पॉइंट पे फोकस हो जा रहा है। और उस पॉइंट पे अगर मैं फोकस पे अगर लाइट बल्ब ग्लो करा दें तो ये पैरेलल भी हो जाएगा। We can reduce the spherical aberration in mirror as well as in lens. By collecting
क्रोमेटिक का मतलब कलर रिलेटेड, ये लेंस में होता है, मिरर में नहीं होता, क्योंकि मिरर में फोकल लेंथ नॉट डिपेंडेंट ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो भाई, और साहब ने बताया था, क्या बताया था भाई, वेवलेंथ के हिसाब से वेरी करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद है? हो गया भाई, लिख लेना, फिर टाइम मिलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया ऐसे डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ, लेकिन वेवलेंथ तो अलग अलग कलर का अलग अलग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाएगा। फिर लेंस में का फॉर्मूला इसमें आया भाई कि म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 और 1/r1 - 1/r2 है। तो भाई डिफरेंट कलर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अलग अलग हुआ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने से लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग तो चलो जो भी है, लेकिन लेंस का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अलग अलग है सब सारे कलर के लिए। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग -1, ये तो ये म्यू डिफरेंट हो गया डिफरेंट कलर के लिए, म्यू डिफरेंट तो फोकल लेंथ भी डिफरेंट। बताओ भाई, रेड वाले की बात करें तो रेड वाले का वेवलेंथ लार्जर होता है वायलेट वाले से, तो रेड का ज्यादा हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो यहाँ पे मान लो 1.5 है, कम है रेड वाले का, उसका मान लो 1.6 हुआ था वायलेट वाले का -1 करके, तो ये रेड वाले का तो भाई कम हो गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लार्जर वेवलेंथ होने के चलते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये पूरा ओवरऑल वैल्यू भी कम है। अभी इसका 0.6 वैल्यू होता, इसका 0.5 ही हुआ, ओवरऑल ये वैल्यू कम है, ये तो वही है वैल्यू, तो ये वैल्यू कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा, रेड वाले का ज्यादा होगा फोकल लेंथ का, बता दिया फोकल लेंथ देखना है ना हमें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ ज्यादा होने से कम हो गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो ये वैल्यू कम हो गया, ये तो सेम ही है, ये वैल्यू कम होना मतलब फोकल लेंथ ज्यादा होना, मैं यही देख करके बता दूं फोकल लेंथ ज्यादा, तो रेड वाला उधर चला जाएगा, रेड वाला को इधर दिखाओ तो अलग से डायग्राम दिखा दो, एक ही पे है, रेड वाला इधर फोकस हो रहा है और ब्लू वाला पहले फोकस हो रहा है, ऐसे दिखा दो, ब्लू वाला पहले फोकस हो रहा है, रेड वाला इधर हो रहा है, बाकी सब इन बिटवीन हो जाएंगे। जबकि आए थे दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दोनों के एक पॉइंट पे, यहाँ पे लड़ाई नहीं थी पैराक्सियल और मार्जिनल की, क्योंकि एक ही लाइट के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, उसी में से स्प्लिट हो गए अलग अलग और एक पॉइंट पे फोकस नहीं हुआ। अब ब्लू या वायलेट बोले, वायलेट से लेकर के सारे कलर इसी के बीच में आएंगे। अब ये गैप इतना ज्यादा है या इतना कम है, लेकिन शार्पनेस तो डिस्टर्ब करेगा, अगर इतनी दूर में भी सारे फोकस हैं तब भी सिंगल पॉइंट फोकसिंग नहीं हो पा रहा। जबकि ये प्रॉब्लम कलर वाइज मिरर में नहीं होता, क्योंकि मिरर का फोकल लेंथ सिर्फ आर पे डिपेंड करता है, आर को म्यू पे नहीं डिपेंड करता, उसको वेवलेंथ से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सारे इसमें खाली स्फेरिकल एब्रेशन होता है, क्रोमेटिक नहीं होता, इसमें स्फेरिकल और क्रोमेटिक दोनों होते हैं, और दोनों जो एब्रेशन है वो क्या करते हैं, वो फोकस को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए शार्पनेस का कमी होता है। ठीक है, इसलिए रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का सबसे बड़ा डिमेरिट है कि उसमें इमेज का क्लियरिटी कम है, चाहे वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो या टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हो, दोनों तो लेंस ही यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव भी और आई लेंस भी। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बने वो खुद ही थोड़ा सा शार्पनेस के मामले में पुअर है, और उसको फिर से इनलार्ज किए वो भी अपना स्फेरिकल एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन डालेगा, और फाइनल इमेज जो होगा वो क्लियरिटी के मामले में थोड़ा सा पुअर रहेगा। समझ में आया? क्लियरिटी तो कम रहेगा, इसलिए लोगों ने इसका उपाय बनाया। क्लियरिटी कैसे बढ़ाया जाए? तो क्लियरिटी बढ़ाने के लिए लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में शार्पनेस और अच्छा हो जाता है। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप में किया गया कि पैराबोलिक मिरर यूज किया गया ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव जो यूज कर रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव मिरर इसको बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव मिरर स्फेरिकल ना लेकर के कैसा लिया गया, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक लेंगे, एक तो मिरर लिया तो क्रोमेटिक एब्रेशन क्या है ही नहीं, मिरर लिया तो क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं है, और ऐसा लिया इसमें मिरर जो सिर्फ मार्जिनल रेस को कैप्चर कर रहा है, बीच में तो यहाँ पे कैविटी बना दिया है, ये ऐसे मिरर था, मिरर ऐसे था, उसको बीच वाला पोर्शन ही निकाल दिया, समझो कि एनुलर डिस्क की तरह है। बड़े डिस्क में से छोटा डिस्क एक बड़े से मिरर में से
प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर वाला पोर्शन ही निकाल लिया है। अब यही बचा हुआ देखो बीच में से निकाल रहे। अब लाइट रे यहाँ से इनफाइनाइट से आएंगे, यहाँ कैप्चर होते, ये सब मार्जिनल रेस को कैप्चर कर रहा है, ये मार्जिनल को कैप्चर करके यहाँ पे एक और मिरर लगाएंगे, ये जाके यहाँ फोकस होता। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये सारे यहाँ फोकस हो जाते, लेकिन यहाँ एक और मिरर लगा दिया कि यहाँ जाकर के फोकस हो। और ये आई लेंस है, आईपीस या आई लेंस यहाँ से पास होंगे और इसका इमेज देंगे। इसका डिटेल लगा दिया गया। आई लेंस के बाद क्या होता है, एक इमेज बनता है ना भाई, ऑब्जेक्टिव से एक इमेज ही तो बनता है, उस इमेज का फर्दर मैग्निफिकेशन करते हैं, तो फर्दर मैग्निफिकेशन अब ये डब्बे में आता है। बस ये इसका फायदा है। इसका दूसरा ये है डायग्राम, लाइट रे ऐसा है, हम प्लेन मिरर यूज कर लिए, ये पैराबोलिक मिरर है, यहाँ से आया और ये इधर जाकर फोकस होता, उसके पहले ये मिरर लगा दिया, मिरर लगा करके ये इधर ले आया। ये सब क्यों कर रहे हैं, इसका भी लॉजिक है। वैसे तुम्हें लॉजिक जानने की जरूरत नहीं है, आता है ये डायग्राम बनाओ, ये बनाओ, चाहिए बनाओ। और बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज फ्री फ्रॉम स्पेरिकल एंड क्रोमैटिक एबरेशन, और मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम इज बेटर एंड इजी टू इंस्टॉल। मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम, इसको क्या होता है, ये जनरली बड़ा साइज का होता है, इसको छत पे इंस्टॉल करने पड़ेगा। बड़ा बड़ा वाले मिरर लेंगे, छत पे इंस्टॉल करेंगे, फिक्स करेंगे, और उस हिसाब से फिर मिरर फिक्स करेंगे और इस तरह से देखेंगे। इसको आप इधर उधर कर सकते हो आई लेंस को, तो इसका फिक्सिंग कर सकते हैं हम लोग, इजी टू इंस्टॉल है। लेकिन इसमें पोर्टेबिलिटी कम है, कोई भी टेलीस्कोप लेके कहीं चल दिए तो वैसा वाला इसमें नहीं है। इसमें मिरर है, ऑब्जेक्टिव का मिरर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे आप इसको सपोर्ट करना इजी क्यों है, क्योंकि मिरर को आप पीछे से पेंट किया हुआ तो उधर पकड़ सकते हो। अगर यही लेंस होता तो आप इसको पकड़ नहीं सकते, सिर्फ साइड से ही उसको फिक्सिंग कर सकते हो। ऐसे पकड़ेंगे तो फिर तो कैप्चर नहीं होगा, लाइट रे डिस्टर्ब होगा। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्शन से सपोर्ट कर सकते हो, ये मिरर सपोर्ट सिस्टम इजी और बेटर है इंस्टॉल करना। पोर्टेबिलिटी का कमी है, ये डिसएडवांटेज है, और एडवांटेज है शार्पनेस अच्छा मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम अच्छा बनेगा। स्टार्टिंग से पढ़ो क्या लिखा है, फर्स्ट पढ़ो जोर से, We use a concave mirror, generally parabolic of large aperture and large focal length. ऐसे मैग्निफिकेशन क्या होता है, FO upon FE, FO should be large, FO क्या होना चाहिए, large होना चाहिए, FE small होना चाहिए। तो लार्ज फोकल लेंथ को और उसका पैराबोलिक मिरर लिया, लार्ज एपर्चर लार्ज फोकल लेंथ एज ऑब्जेक्टिव, एंड a convex lens of small focal length and small aperture as eyepiece, the eye lens. Okay, small red reflecting type telescope are free from chromatic aberration as well as spherical aberration. और ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। The main advantage of the reflecting type telescope, फ्री है एबरेशन से, और मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम इज बेटर टू इंस्टॉल। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप डिपेंड्स ओनली ऑन द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव मिरर, इसलिए ग्रेटर डायमीटर ग्रेटर विल बी द रिजॉल्विंग पावर, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर होता है फॉर्मूला वाइज 1.22 लैम्डा अपॉन डी है डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। डिसएडवांटेज क्या है, साइज लार्ज है,
डायग्राम तो नहीं समझ में आया होगा, डायग्राम समझ में आया नहीं आया? डायग्राम समझ में आया? पूरा नहीं आया? क्योंकि तुम्हें आया? पूरा नहीं आया? पूरा समझाया ही नहीं क्या? जैसे पहले वाला डायग्राम समझे हम लोग टेलीस्कोप का या माइक्रोस्कोप का, उस हिसाब से तो नहीं समझ पाए। ऐसा होता है तो याद करने जैसा हो गया। कैसे बन रहा है इमेज वो पता ही नहीं लग रहा, फाइनल इमेज बना कहाँ वो पता ही नहीं लगा। उसको समझने के लिए हम लोग देखो यहीं पे दिखाता हूँ। मान लो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तो याद होगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रहा हूँ। देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में अब बनाने जा रहा हूँ। एक ऑब्जेक्टिव लेते थे, याद होगा, इनफाइनाइट से इमेज आते थे, इनफाइनाइट से लाइट रेज आते थे स्टार से। वो अगर मैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रे रिसीव करते हैं, अब तक जो हम लोगों ने किया वो क्या किया, ऐसे अल्फा एंगल पे लिया था। अब इसको हम लोगों ने जिधर से स्टार आ रहा है बिल्कुल उस साइड में रखेंगे, इसका एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो क्या बन जाएगा, इमेज बनेगा क्या था बोलो, पॉइंट साइज का बन जाएगा इमेज। यहाँ से फिर लाइट रे अपना निकलेगा इधर, ये बना दिया तुमने, ये हो गया आई पीस, ये आई लेंस, ये हो गया तुम्हारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब बताओ जो उधर समझा था और जो इसमें समझ में आ रहा है दोनों डिफरेंस नहीं है। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये कैसे इसको, इस इमेज को, छोटे से इमेज को कैसे मैग्नीफाई किया वो छुप गया इस बॉक्स में। तो यही काम यहाँ किया हुआ है। इसका अगर हम लोग जैसे इसका मिलान वर्जन देखा उधर, तो वैसा वर्जन अगर इसका बनाया जाए तो ये भी समझ में आने लग जाएगा। इसका हम लोगों ने क्या किया था, ऐसे लाइट रे लिया भाई, इस तरह से लाइट रे लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं लिया, इससे अल्फा एंगल पे लिया। और इसका जब देखा कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला लाइट रे यहाँ पे फोकस हुआ, तो सारे लाइट रे फिर यहाँ फोकस हुए, एक इमेज बना हमें। और एक इमेज बना तो इसका फिर से हम लोगों ने आई लेंस के थ्रू मैग्निफिकेशन किया, इससे तो मान लो मैग्निफिकेशन किया और इसका हमें फाइनली इमेज बना ये किया, फिर टाइम बीटा टाइम अल्फा किया। तो इससे दिख रहा है भाई ठीक है भाई इमेज बना, लग रहा है इमेज बना। इसमें तो नहीं लग रहा था ये रेड वाले में, तो ये रेड वाला जो है वो डायग्राम उतना क्लियरिटी का नहीं है, ब्लू वाला ज़्यादा क्लियर दिखाया, मैग्निफिकेशन भी ऑब्टेन की। वैसे ही इस वाले का भी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, ये वही वाला है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे रिसीव किए, यहाँ इमेज बना और ये आई लेंस। इसको भी तुम क्या करो, जो इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल मत लाइट रे रिसीव करो, क्या करो एक एंगल पे ले लो, तो ले लो एंगल पे, उसके बाद देखोगे। चलो एक एंगल पे लेकर मैं दिखाता हूँ। पैराबोलिक मिरर था, मान लो पैराबोलिक मिरर लिया, इसमें से बीच वाला तो गायब करने थे, मतलब मिरर हमारा यहीं तक है। ये तुम समझ लेना, कितने दूर का हमने गलती से समझ दिखा दिया, क्लू तो है नहीं जो मिटा रहे। ऐसे है, ये मिरर है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है। हम लोग अब लाइट रे ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, मान लो अल्फा एंगल, इस तरह से लाइट रे इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होगा नहीं, ऐसे लाइट रे आया, ठीक है देखते चलो। अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मल डालेंगे भाई, यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे और उस हिसाब से इसका रिफ्लेक्टेड रे दिखाएंगे। इसका जिस हिसाब से नॉर्मल डलेगा उस हिसाब से इसका रिफ्लेक्टेड रे आएगा। और यहाँ पे एक और हम लोगों ने मिरर डाल दिया,
ये लाइट रे ऐसे जाता था और दूसरे लाइट रे जाएंगे ना भाई, ऐसे दूसरे लाइट जा रहे हैं। अब ये वाला अपने हिसाब से नॉर्मल के हिसाब से ये अपना चलेगा ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला का नॉर्मल से कम एंगल है, ये ऐसे चलेगा। ये सारे जो है ना वो मीट कर रहे होते हैं आप इससे और पहले यहाँ पे ही डाल दो मिरर को, तो ये वाला ऐसे जा करके इधर ऐसे, ये वाला ऐसे जा करके इधर, ये वाला ऐसे जा करके लाइट रे यहाँ, और ये वाला लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा और फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा यहाँ। इस तरह से ये इमेज बनाएंगे, ये समझो मिरर है। ये जो इमेज बनाएंगे उसके बाद तुम आइलेंस रखो और उसको एफ पे रखोगे तो नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा, एफ के अंदर रखोगे तो इनफाइनाइट एडजस्टमेंट बनेगा। एक इमेज तुम्हें पॉइंट साइज का नहीं मिल करके अब कुछ फाइनाइट साइज के मिल रहे हैं और उस हिसाब से मैग्निफिकेशन करोगे, यहाँ बीटा बनेगा, अल्फा लेंगे ये, और उसकी डिटेल नहीं जानना है, लेकिन ये समझ लो तुम कि जिस तरह से इधर अल्फा एंगल पे ले रहे हैं वैसे ही उधर एंगल ले लिया था अल्फा पे, तो ये अब ऐसे आ रहे हैं तो ये ऐसे चल करके इधर ऐसे है, ऐसे जाकर के मीट करना था, लेकिन वो इधर आ गया तो उधर जाकर ना मीट करके इधर मीट करेंगे। और इधर लेना जरूरी है, लाइट उधर से आ रहा है, तुम सोचोगे सेकंड मिरर क्यों लगाया भाई, लाइट इधर से आ रहा है, ये इधर आने लग जाए तो यहाँ इमेज जो बनेगा उसका तुम मैग्निफिकेशन करना अगर चाहोगे तो तुम्हें यहाँ से लेंस लगाओगे, क्योंकि लाइट तो ऐसे आ रहा है, उधर से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आया, ऐसे आया तो आगे इधर बनेगा, तो लेंस इधर होना चाहिए। इधर लेंस होगा तो तुम्हारा खोपड़ी आ जाएगा रास्ते में, तो लाइट को आने नहीं देगा। पहले तुम्हें तो उधर से देखना है, लाइट उधर से आ रहा है तो तुम्हारा आई इधर होना चाहिए, ये नहीं कि लाइट उधर से आ रहे हैं और इधर ही आई किए हुए हैं देखें, इसलिए आपका आई तो उधर होना चाहिए, तो तुम्हें इमेज उधर जाता हुआ होना चाहिए, इमेज बनाया और आगे लाइट आया। इसलिए इसका इमेज इधर जो बनने जा रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने मिरर रख करके इधर इमेज बनाया और तब इसका फर्दर मैग्निफिकेशन करेंगे और फोकस करेंगे और देखेंगे, समझ में आया डायग्राम और इमेज बन जाएगा। फिर उसको मैग्नीफाई करो, जो एडजस्टमेंट चाहिए उस हिसाब से करो। तुम रे डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बना लो ऐसे, लेकिन इसमें तुम ये गलती मत करना, ये वाला हटा देना और ये वाला मिरर लगाना अगर लगा पाए तो। डायग्राम बनाना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। ये कम बुक में मिलता है, वही डायग्राम ज़्यादा चलता है, इसलिए वही डायग्राम स्कूल में भी तुम्हें अगर बताया जाएगा तो वही वाला डायग्राम बता दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिफ्लेक्टिंग टाइट टेलीस्कोप देख लिया, इसका मैग्निफिकेशन
ऑब्टेन नहीं करना। मैग्निफिकेशन वही है जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का होता है, बस यही है कि FO अपॉन FE रहेगा। FO हम लोग ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ लेंगे, ऑब्जेक्टिव मिरर का। इससे जो ये इमेज बनेगा वो शार्प बनेगा, लेकिन ये जो मैग्नीफाई करेंगे तो इसका स्फेरिकल एबरेशन आएगा फाइनल इमेज में, लेकिन वो बहुत कम होगा। एक तो पहले ही क्लियर इमेज नहीं होता था, उसका फिर करने से और ज़्यादा मल्टीप्लाई होता था, शार्पनेस उतना नहीं बनता था। इस वाले में थोड़ा उससे ज़्यादा शार्प बन जाएगा इमेज, पूरा फ्री नहीं होगा। ये इमेज फ्री होगा, ये इमेज बहुत क्लियरिटी, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी वाला होगा, लेकिन इससे तो काम चलेगा नहीं, मैं इसको मैग्नीफाई करके देखना पड़ेगा। इसलिए स्टार जैसा ये छोटा सा इमेज बनाया, इसको मैग्नीफाई करेंगे तो क्लियरिटी जरूर बढ़ जाएगा। रिफ्रैक्टिव टाइप वाले से इधर बहुत ज़्यादा होगा क्लियरिटी। चलो आप देखो 34 नंबर पेज पे, 34 नंबर पेज पे ये है, एक क्वेश्चन है ऊपर, क्या लिखा है पढ़ो जरा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर है 10 और 55 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो भाई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव आइलेंस इतना अपार्ट हो, इसका मतलब FO प्लस FE है ना 55, जबकि मैग्निफिकेशन इसका 10 है, इसका मतलब FO अपॉन FE 10 है। तो FO अपॉन FE 10 है, तो इसका मतलब FO है 10 FE। तो निकालने हैं फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इसका मतलब इसमें हम लोग पुट करेंगे 10 FE प्लस FE इज इक्वल टू 55, इसलिए 11 FE इज इक्वल टू क्या हो गया 55, FE इज इक्वल टू 5, तो FE इक्वल टू 5 है, इसलिए FO क्या हो जाएगा, FO हो जाएगा 50। क्या बोल रहे हो, क्या 11 आ गया? अच्छा, FO प्लस FE 55 था, FE आया 11 ही कर दिया जाए 11। तो FE का वैल्यू 5 आया और FO का वैल्यू 50, क्योंकि 11 FE था 55, 11 FE 55 था, इसलिए FE हो गया 5। What do you mean by resolving power of a compound microscope and a telescope? इसके नीचे है टेलीस्कोप का, तो टेलीस्कोप का अभी बताया था 1.22 लैम्डा है और एलईडी है। देखो इससे रिलेटेड बात लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाएं, टेलीस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। इसमें एक टर्म होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, मतलब रिजॉल्व करने का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है। एक स्टार है ये, दूसरा स्टार है ये, देख रहे हैं दोनों स्टार, दोनों अलग अलग है। रमेश देखना शुरू किया, इस तरह से दो स्टार को देख रहे हैं, दोनों स्टार का जो एंगुलर सेपरेशन है वो दिख रहा है। तीसरा क्या हो गया, एंगुलर सेपरेशन ऑफ टू स्टार्स, बिटवीन टू स्टार। मान लो ये है S1 एंड S2, ये S1 स्टार, ये S2 स्टार। तो ये S1 और S2 में एंगुलर सेपरेशन मान लो 1.1 है या 0.1 डिग्री है, ठीक है, डी थीटा का वैल्यू। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, मान लो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 0.1 डिग्री है। तो एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है कि इससे अगर ज्यादा होगा, इस लिमिट मान लो लिमिट है 0.1, तो 0.1 वाला होगा तो हम लोग दो स्टार को अलग अलग जो है वो अलग अलग दिखेगा। लेकिन इससे ज्यादा अगर हुआ हमारा एंगुलर सेपरेशन तो बिल्कुल क्लियरली दिखेगा अलग अलग। लेकिन इससे अगर कम हो गया एंगुलर सेपरेशन तो दोनों डिस्टिंक्टली नहीं देख पा रहा आई। तो ये हो गया लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन।
लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब हो गया कि इतने एंगुलर सेपरेशन से कम अगर एंगुलर सेपरेशन हुआ तो नहीं रिजॉल्व कर पाएंगे, डिस्टिंक्टली देख नहीं पाएंगे। लेकिन इससे ज्यादा एंगुलर सेपरेशन रहा तो देख पाएंगे, तो क्लियरली देख पाएंगे। अब एक स्टार यहाँ हो, दूसरा स्टार यहाँ हो, 30 डिग्री का एंगल है तो देख ही लेंगे क्लियरली। और कम हो गया एंगल तो देख पा रहे हैं क्लियरली, और कम हो गया अब भी देख पा रहे हैं क्लियरली, और कम हो गया अब भी देख पा रहे हैं। इससे कम होगा तो नहीं देख पा रहे हैं क्लियरली। अब एक स्टार यहाँ है और दूसरा स्टार यहाँ हो और देख रहा है यही ऑब्जर्वर, तो उसको तो अलग नहीं देख पाएगा, वो तो एक ही लाइन में आ गया। अब एक ही लाइन में आ गया, मान लो इसको और इसको देख रहे हैं, तो ये एक ही लाइन में ना भी आए तब भी इसका एंगुलर सेपरेशन इतना कम हो गया कि हम लोग देख नहीं पा रहे हैं डिस्टिंक्टली। इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यहाँ एंगुलर टर्म में ही लिखते हैं टेलीस्कोप में, क्योंकि स्टार का एंगुलर सेपरेशन ही बताएगा। लीनियर सेपरेशन इसमें एक स्टार यहाँ हो एक स्टार यहाँ हो, लीनियर तो बहुत ज्यादा सेपरेशन है, उससे मतलब नहीं हमें एंगुलर सेपरेशन देखने हैं। ये तो ये भी हो सकता है कि एक स्टार यहाँ पे है दूसरा स्टार यहाँ पे, तो लीनियर सेपरेशन ज्यादा है बट एंगुलर सेपरेशन वेरी स्मॉल। तो स्टार के केस में हम लोग एंगुलर सेपरेशन मिनिमम सच दैट द टू स्टार्स कैन बी सीन डिस्टिंक्टली, तो इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और ये होता है, डेरिवेशन में जाना है, 1.22 लैम्डा ओनली। D is the diameter of objective lens of the telescope. टेलीस्कोप जो यूज कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डायमीटर है वो है D। और किसी का लिमिट ऑफ, मान लो दो टेलीस्कोप है, ध्यान देना बोर्ड पे लिखो, मतलब दो टेलीस्कोप लिया T1 एंड T2, इसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो मान लो 0.1 डिग्री, इसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है 0.2 डिग्री। तो कौन ज्यादा रिजॉल्विंग पावर वाला हुआ? किसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है? कौन रिजॉल्व करके डिस्टिंक्टली दिखाने का कैपेबिलिटी ज्यादा रखता है? रिजॉल्विंग पावर मतलब रिजॉल्व करने का पावर, जो अलग पॉइंट है उसको अलग दिखाने का पावर। T1 ज्यादा रिजॉल्विंग पावर वाला है या T2? T1। जिसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा वही ज्यादा रिजॉल्व करने का कैपेबिलिटी रख रहा है, क्योंकि ये 0.2 से कम हुआ एंगुलर सेपरेशन तो ये सरेंडर कर देगा, हाथ खड़ा कर देगा, अब मैं अलग अलग नहीं दिखा पाऊंगा भाई। लेकिन ये 0.1 डिग्री तक तुम्हें दिखाता है, उसके बाद हाथ खड़ा करता है। कोई और आ सकता है, मान लो T3 आ गया, इसका 0.001 डिग्री है इसका, तो ये तो इससे भी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर वाला हो गया। इसलिए रिजॉल्विंग पावर जो टर्म होता है वो होता है 1 लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ऐसे हम लोग जाते हैं, जितना कम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा उतना ही ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा। इसलिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज 1.22 लैम्डा और डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना ही ज्यादा हम लोग रिजॉल्विंग पावर वाला टेलीस्कोप बनेगा। तो इंक्रीज कराना है तो ज्यादा डायमीटर रखो ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्टिव मिरर। समझिए, यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लिख लो। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर डायग्राम अलग बनाना फॉर ए टेलीस्कोप। The minimum angular separation
माइक्रोस्कोप के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी हम लोग दिखाते हैं रिजॉल्विंग पावर, उसको समझना है। ये देखो जल्दी, इसका डेरिवेशन नहीं जानना है, वो याद रखना है। चाहे तुम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन याद रखो या रिजॉल्विंग पावर का एक्सप्रेशन याद रखो, एक याद रखो दूसरा तो अपने आप मिलेगा। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मुझे याद है और मैं यही याद रखता हूँ, उसका आर से टोटल कर देंगे, रिजॉल्विंग पावर मिल जाएगा। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इधर 1.22 लैम्डा अपॉन डी है, माइक्रोस्कोप में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन dx में लिखते हैं dx, और ये होता है वही 1.22 लैम्डा अपॉन 2n साइन अल्फा। इसलिए इसका भी रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा 1 अपॉन dx, 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और ये हो गया 2n साइन अल्फा, ये हो गया डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ये है। अगर रिजॉल्विंग पावर हमें डायरेक्ट लिखना होता है तो नीचे शुरू कर देता हूँ 1.22 लैम्डा अपॉन 2n साइन अल्फा। ये है क्या टर्म, इसके जानने पड़ेंगे, क्योंकि पूछता है भाई कि रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए क्या करें, तो टेलीस्कोप में तो डायमीटर बढ़ा लो भाई, पेन छोड़ो। टेलीस्कोप के केस में रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना है तो क्या करेंगे, डायमीटर किसका बढ़ा लेंगे, आइलेंस का, किसका बढ़ा लेंगे, आइलेंस का, ऑब्जेक्टिव का, तो आइलेंस का ही ठप्पा लगा रहे हैं। देखो ऑब्जेक्टिव का हम लोग लेते हैं, ऑब्जेक्टिव यहाँ भी लेने हैं। ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट तुम्हें पता है एफ और 2f के बीच में रखते थे ऑब्जेक्ट, याद होगा। तो एफ और 2f के बीच में रखते हो तो ऑब्जेक्ट जो वहाँ रखा वहाँ से लेकर के और लेंस तक का जो मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है m। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है m। ऑब्जेक्ट एंड लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये m। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अल्फा क्या है तो वो समझो, अल्फा है फोकस पे, इसका जो लेंस है उसका रेडियस जो एंगल बना दे, इधर से भी ये रेडियस एंगल अल्फा बनाए। अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एट फोकस। ठीक है, अल्फा समझ गए। और लैम्डा, लैम्डा तो लाइट जो यूज हो रहा है, जो लाइट का कंसीडर कर रहे हैं उस लाइट के लिए वेवलेंथ वो रखेंगे। अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो n बढ़ाओ या फिर अल्फा बढ़ाओ। अल्फा बढ़ाओ मतलब ऑब्जेक्टिव का डायमीटर बड़ा करो, इसका डायमीटर बड़ा करोगे, ये डायमीटर मतलब एपर्चर बड़ा करोगे तो हो जाएगा। फोकल लेंथ तो नहीं रहने दो, ये बढ़ाओ, ये नहीं कि ये भी बढ़ा दिए फोकल लेंथ भी बढ़ा दिए तो फिर तो एंगल का कंबाइंड इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे वो समझ गए। इसमें एक और टर्म है n साइन अल्फा, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर। क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल एपर्चर। तो कई बुक में ऐसा लिखा रहेगा 2 आ गया, यहाँ पे कैंसिल होगा 0.61 लैम्डा और ऊपर बच गया न्यूमेरिकल एपर्चर। न्यूमेरिकल एपर्चर इसका कंबाइंड नेम है। एपर्चर तो होता है ये समझो लीनियर एपर्चर, ये लीनियर एपर्चर है। न्यूमेरिकल एपर्चर है n इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा ज्यादा होगा तो भी न्यूमेरिकल एपर्चर ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए तो भी न्यूमेरिकल एपर्चर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो रेडियस है वो एपर्चर के प्रोपोर्शनल है, बड़ा रेडियस बड़ा एपर्चर। लेकिन वो सब लीनियर एपर्चर की बात कर रहे थे, डायमीटर हो तो क्या लीनियर एपर्चर समझते हैं। न्यूमेरिकल एपर्चर ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कंट्रीब्यूशन इसमें काउंट करो। तो n एंड साइन अल्फा कंबाइनली नोन एज न्यूमेरिकल एपर्चर, इसलिए ये हो गया रिजॉल्विंग पावर। समझ गए, टर्म को समझ गया था, इसे यूज करना है, लिख लो।